अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्ट्रेस एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स 2001 फर्स्ट ईयर फिजिक्स 2001 के सेक्शन बी को। और सेक्शन बी से मेरी मुराद है कि इस वीडियो के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारे 2021 के पेपर में आए थे सेक्शन बी में। और लास्ट ईयर जो पैटर्न था उसके मुताबिक जो है वो 5 सवाल हमें अटेम्प्ट करने थे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। तो ये तो खैर शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका लेक्चर आप देख सकते हो, चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, हाउ फार अपार्ट आर द डिफ्रेक्टिंग प्लेन्स इन अ NaCl क्रिस्टल। NaCl क्रिस्टल के अंदर कितनी दूर है डिफ्रेक्टिंग प्लेन्स। डिफ्रेक्टिंग प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम d से शो करते हैं। फॉर विच एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये है उनकी वेवलेंथ। मेक अ ग्लांसिंग एंगल ऑफ 15 डिग्रीज एंड 54 मिनट्स। ठीक है जी, और ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर। तो बेसिकली हमें डी मालूम करना है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन डिफ्रेक्टिंग प्लेन्स ऑफ NaCl क्रिस्टल। सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बाय मेकिंग द डेटा। सबसे पहले हमें मालूम करना है कि कितनी दूर हैं उसके डिफ्रेक्टिंग प्लेन्स, जिसको हम डी से शो करते हैं। बात हो रही है NaCl के क्रिस्टल की और उसका जो वेवलेंथ है एक्सरेज की 1.54 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है जी, और एंगल, ग्लांसिंग एंगल कितना है? ग्लांसिंग एंगल है हमारे पास 15 डिग्रीज 54 मिनट्स, 15 डिग्रीज एंड 54 मिनट्स। और जो ऑर्डर है वो है फर्स्ट ऑर्डर, तो m बराबर है 1 के। बात हो रही है एक्सरे डिफ्रैक्शन की, और एक्सरे डिफ्रैक्शन है तो ब्रेग्स लॉ की ही बात होगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है ब्रेग्स लॉ का, जिसके मुताबिक m लैम्डा बराबर होता है 2d साइन थीटा के। अब क्लियर बात है, हमें d फाइंड करना है तो रीअरेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा m लैम्डा ओवर 2 साइन थीटा। वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन जहां जहां कन्वर्जन रिक्वायर्ड है सबसे पहले वो देख लो। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 रेज टू दी पावर 1.54 10 रेज टू दी पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम जो है वो बेसिकली बराबर होता है 10 रेज टू दी पावर -10 मीटर के। और इसको भी डिग्रीज में कर लो, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, या मैं भी इधर समझा देता हूँ। 15 डिग्रीज है और ये जो मिनट्स हैं 54, इनको भी डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, और डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 करने पड़ेगा। सही है ना, एक डिग्री के अंदर 54 मिनट्स होते हैं। सो 54 डिवाइड बाय 60 क्या कितना बनेगा? 54 डिवाइड बाय 60 ये आ जाएगा हमारे पास 0.9। तो क्या वैल्यू बन जाएगी? ये हो जाएगा 15 डिग्रीज प्लस 0.9 डिग्रीज, जो कि आ जाएगा 15.9 डिग्रीज के। ठीक है, और डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही पुट किया जा सकता है। तो अगर वैल्यू पुट करें, बात हो रही है फर्स्ट ऑर्डर की, और वेवलेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब माइनस का 10 और डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा। 2 इंटू साइन, कितना एंगल निकाला हम लोगों ने? 15.9 डिग्रीज। तो आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स ऑफ NaCl क्रिस्टल 1.54 एक्सपोनेंट माइनस 10 डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू है? 2 इंटू साइन मालूम करना है हमें 15.9 का 2.81 10 रेज टू दी पावर -10 मीटर्स। अब वैसे तो आंसर करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में जो छोटी लेंथ होती है उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करके गिवन था, तो हम आंसर भी ऐसे ही देंगे। ये हो जाएगा 2.81 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इतना होगा डिस्टेंस बिटवीन डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स ऑफ NaCl क्रिस्टल। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंसेस करने हैं स्टेट कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 जो है ये न्यूमेरिकल है। डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर इन द प्लेन ऑफ, दो वेक्टर्स गिवन है, उस प्लेन में यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर फाइंड करना है। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, डेटा बनाते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, क्योंकि नॉर्मल होता है तो बेसिकली उसको हम यूनिट वेक्टर नॉर्मल से शो करते हैं। और हमें दो वेक्टर्स गिवन होने चाहिए, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी।
तो वेक्टर ए की वैल्यू है 2i माइनस 6j माइनस 3k माइनस 6j माइनस का 3k, और वेक्टर बी जो है वो गिवन है 4i प्लस 3j 4i प्लस 3j और माइनस का k। ठीक है, 4i प्लस 3j माइनस का k। ओके, तो ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, बात हो रही है यूनिट वेक्टर की, और अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करें यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक कभी भी अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए या जिस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए वो वेक्टर आएगा और डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। यहाँ पे जो हमें यूनिट वेक्टर मालूम करना है वो है यूनिट वेक्टर नॉर्मल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आंसर कब आता है, जब हम दो वेक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, डिवाइडेड बाय इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मतलब a क्रॉस b जो हम मालूम करेंगे उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। यानी कि आप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर मालूम कर सकते हो, पहले a क्रॉस b निकालना पड़ेगा और उसको डिवाइड कराना पड़ेगा उसी के मैग्नीट्यूड से। तो क्रॉस प्रोडक्ट मालूम किया जाता है डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। ये आ गया, सबसे पहले आप बनाएंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट बनाने के बाद पहले वाले रो में आप लिखेंगे i j एंड k। ओके, फिर ये देखना होगा कि पहले कौन सा वेक्टर लिखा है, पहले लिखा हुआ है a, तो a के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, i के साथ लिखा है 2, j के साथ लिखा है -6, k के साथ लिखा है माइनस का 3। फिर b के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, b के कोऑर्डिनेट्स में i के साथ लिखा है 4, j के साथ लिखा है 3 और k के साथ लिखा है माइनस का 1। ठीक है जी, अब जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं इसको हम एक्सपेंड करवाएंगे। एक्सपेंड कराएंगे तो i को सेलेक्ट करेंगे, i का रो और i का कॉलम छोड़ देंगे, i का रो और i का कॉलम छोड़ देंगे। जब i का रो और i का कॉलम छोड़ेंगे तो सिर्फ जो बचा है उसे लिख लो। ये आ जाएगा माइनस का 6 माइनस का 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3 और माइनस का 1। इसी तरीके से माइनस साइन के साथ, ऑल्टरनेट साइन के साथ j को सेलेक्ट करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम j की रो और j के कॉलम को छोड़ देंगे। j की रो ये रही, j की रो इधर आ गई और j का कॉलम भी आ गया, इसको छोड़ दो, बाकी जो बचा है उसे लिख दो। क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, माइनस का 1, और ऑल्टरनेट साइन के साथ देखो i के साथ प्लस लिखा है, j के साथ माइनस लिखा है और k के साथ प्लस, ऑल्टरनेट साइन आने चाहिए। अब आप क्या करो, अब आप j की रो और j का कॉलम छोड़ दो। तो j की रो और j का कॉलम क्या है, सॉरी k की रो और k का कॉलम क्या बचा, 2 है, माइनस का 6 है, 4 है और 3 है। अब फाइनली हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, सबसे पहले a को मल्टीप्लाई कराते हैं d से, क्या होगा a क्रॉस b, i एज इट इज, 6 1 जार 6, माइनस माइनस प्लस का 6, माइनस फॉर्मूले का 3 3 जार 9 और प्लस माइनस माइनस का 9। ठीक है जी, तरीकेकार क्या होता है, तरीकेकार ये होता है कि अगर आप ऐसे लिख रहे हो a b c d, तो पहले a को b से मल्टीप्लाई, a को d से मल्टीप्लाई कराते हैं और माइनस बी सी करते हैं। माइनस का j, 2 1 जार 2, माइनस का 2 माइनस फार्मूले वाला, और 3 4 जार 12 तो माइनस का 12 आ जाएगा, प्लस का k, 2 3 जार 6 माइनस फार्मूले वाला, और 6 4 जार 24 तो माइनस का 24 आ जाएगा। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 9 ये हो गया 15i। इधर देखो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 कितना होता है, 10 के बराबर। बाहर माइनस लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस का 10j। इधर लिखा हुआ माइनस माइनस प्लस, 24 और प्लस 6 ये हो जाएगा 30, इट इज इक्वल टू 30k। a क्रॉस b मालूम हो गया, दो प्रॉब्लम थी, a क्रॉस b चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो a क्रॉस b तो आ गया, अब निकालना पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड। a क्रॉस b का निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, जो कि होता है √x² y² और z²। तो x वो जो i के साथ लिखा हो 15 का स्क्वायर, प्लस y वो जो j के साथ लिखा हो -10 और प्लस 30 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 15 का स्क्वायर 225
10 का स्क्वायर हो गया 100, 3 का स्क्वायर हो गया 900। इसको ऐड किया तो कितना बना, अंडर रूट 1225। और अगर हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे 1225 का तो ये आता है बराबर 35 के। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब जरा आप नोट करो, हमें करना क्या था, हमें इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करनी थी ना, ए क्रॉस बी ऊपर और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड उसी के नीचे। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट अगर आपको यूनिट वेक्टर नॉर्मल चाहिए तो क्या क्या वैल्यू है, 15i माइनस का 10j प्लस का 30k और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड जो कि आया है 35। अब सिंप्लीफाई हो सकता है तो एलसीएम ब्रेक करो, 15/35i माइनस 10/35j प्लस 30/35k, ये आ गया यूनिट वेक्टर n। ठीक है, कैंसिल करो, 5 3s are 15, 5 7s are 35, 5 2s are 10, 5 7s are 35, 5 6s are 30, 5 7s are 35। ये हो गया 3/7i माइनस 2/7j और इसी तरीके से प्लस 6/7k। ये है वो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 सिंपल पेंडुलम, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, हाँ ये न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। और क्या क्या गिवन है, सबसे पहली बात यह है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, फॉर्मूले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के यूज होंगे। विद स्मॉल एम्पलीट्यूड हैज एन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की पावर गिवन है 2 डायोप्टर, और जो लेंस है उसको आई पीस से 60 सेंटीमीटर के फासले पे रखा हुआ है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज 60 सेंटीमीटर है। और टेलीस्कोप को अगर एडजस्ट करते हैं मिनिमम आई स्ट्रेन के लिए तो कैलकुलेट करना है एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसको हम एम से शो करते हैं, हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 डेटा बनाते हैं। पहले सबसे पहले हमें किस चीज की पावर गिवन थी, पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो इसको कर देते हैं पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये है 2 डायोप्टर। नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज, जिसको हम एल से शो करते हैं, ये है कितने सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। और मालूम हमें क्या करना है, मालूम हमें करना है एंगुलर मैग्निफिकेशन विच इज शोन बाय एम, ये हमें फाइंड करना है। तो वैसे मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एम बराबर होता है FO डिवाइड बाय FE। अगर हमें FO पता हो, FE पता हो तो प्रॉब्लम सॉल्व है। FO तो इजीली आ जाएगा। पावर की डेफिनेशन क्या है, पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ होती है 1/पावर। ठीक है जी, तो अगर मुझे चाहिए फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव तो पावर भी ऑब्जेक्टिव की होगी 1/2, तो ये आ जाएगा FO कितना 0.5, डिस्टेंस है, ऐसा यूनिट मीटर होता है। ठीक है जी। अच्छा ये मीटर में है तो एक काम करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 इसको भी मीटर में कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.6 मीटर्स। ठीक है जी। अब डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में होता है एल से शो करते हैं, और वो बराबर होता है FO प्लस FE के। लेंथ हमने कितनी निकाली है 0.6, FO हमने 0.5 फाइंड करा है, और FE मालूम कर लेंगे यहाँ से। FE की वैल्यू 0.6 माइनस का 0.5, FE बराबर आ गया 0.1 के, और 0.1 क्या है, ये 0.1 है मीटर्स में। ठीक है जी। अब सारी वैल्यूज रख देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट मैग्निफिकेशन मालूम करनी है, FO है 0.5 और FE है 0.1, तो 0.5 डिवाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू 5। सो मैग्निफिकेशन होगी इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बराबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 ड्राइव एन एक्सप्रेशन, ओके ये तो इंक्लाइन प्लेन वाली डेरिवेशन है। और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 आखिरी न्यूमेरिकल है ये, और बुक की एग्जांपल है। सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है एक्टिंग ऑन अ मैन हुज मास इज 64 किलोग्राम। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए व्हेन रेस्टिंग ऑन ग्राउंड एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे मौजूद है वो ग्राउंड पर,
और रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है 6.4 10 रेज टू द पावर 6 मीटर्स। मास गिवन है और गिवन है रेडियस ऑफ अर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8। ठीक है जी, तो मास गिवन है उस शख्स का 65 किलोग्राम और हमें गिवन है रेडियस ऑफ अर्थ जो कि है 6.4 10 रेज टू द पावर 6 मीटर्स और हमें मालूम करनी है उस पे लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो हम मालूम कर लेंगे, पहले हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, मास 65 नहीं है, मास 64 है, उसको सही कर लो। ओके, तो अगर हम डेफिनेशन समझने की कोशिश करें सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो सेकंड लॉ के मुताबिक, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F बराबर होता है ma के। तो अगर FC चाहिए तो ये आ जाएगा बराबर MAC के। ठीक है जी, प्रॉब्लम क्या है, मास तो हमें पता है, नहीं मालूम है तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं मालूम है। सबसे पहले हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होती है v² ओवर r। जो जनरल फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो यही है। ठीक है जी, अब इसी के साथ साथ थोड़ा सा इसमें और भी हम चेंजेस करते रहते हैं। हमें पता है v बराबर है r ओमेगा के, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर ओवर r। AC पूरा मैं ड्राइव करा रहा हूँ फॉर्मूला, ताकि अगर किसी को नहीं भी पता तो मालूम हो जाएगा कहाँ से आया ये फॉर्मूला। r ओमेगा स्क्वायर ओवर r, एक r से एक r कैंसिल, AC का फॉर्मूला हमारे पास आता है r ओमेगा स्क्वायर। इसी को अगर फर्दर आगे बात को बढ़ाएं तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, अर्थ का एक रोटेशन, फॉर एग्जांपल अर्थ के एक रोटेशन की अगर हम बात करें तो एक रोटेशन का कितना एंगल बनता है, 2 पाई रेडियन बनता है, डिवाइडेड बाय कितने टाइम में बनता है, तो उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम t लिखेंगे, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ये बेसिकली क्या होता है फॉर्मूला याद है ना, ओमेगा का फॉर्मूला होता है एंगल डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लेट से अर्थ का एक रोटेशन का मतलब 2 पाई रेडियन एंगल बना और टाइम को हमने t कह दिया जो कि टाइम पीरियड होगा। इसकी वैल्यू को अगर यहाँ पुट करेंगे फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट AC बराबर आएगा r अपनी जगह पे और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई ओवर t। तो फॉर्मूला क्या बना, r 4 पाई स्क्वायर ओवर t का स्क्वायर। AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अब हम जानते हैं, बात हो रही है अर्थ की, ये एक जनरल फॉर्मूला बना। अब क्योंकि मैं अर्थ की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना चाह रहा हूं फॉर अर्थ, फॉर्मूले में क्या फर्क आएगा, टाइम पीरियड हमें पता है, अर्थ का एक स्पिन कितनी देर में मुकम्मल हो रहा है, वो मुकम्मल हो रहा है 1 डे में। 1 डे का मतलब 24 आवर्स इंटू 60 इंटू 60 और एक दिन में होते हैं 86,400 सेकेंड्स। ठीक है, 86,400 सेकेंड्स होते हैं, ये आ गया टाइम पीरियड। और जो रेडियस है उसको बेसिकली हमने RE से शो किया है। देयरफॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला 4 पाई स्क्वायर RE। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर RE हो गया और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, इसी में ये आ गया RE और डिवाइड में आ जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 की वैल्यू आ गई, पाई की वैल्यू आ गई 3.14 का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 86,400 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक ही साथ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या चलो 2 स्टेप में कर लेंगे। 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू 6.4 10 रेज टू द पावर 6। ठीक है, इसको कर लो तो ये कितना बन गया, 252.4 10 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 86,400 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और ये वैल्यू कितनी बनेगी, ये हो जाएगा हमारे पास 7.46 10 रेज टू द पावर 9। ओके, दोनों को डिवाइड कराओ। AC इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 3.37 10 रेज टू दी पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो आ गई हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मेन काम था सेंट्रीपिटल फोर्स का, यानी कि इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट FC बराबर था
MAC के, इधर मैंने लिखी थी ना ये वाली MAC, तो M कितना था, M था 64 इंटू 3.37 10 रेज टू दी पावर -2। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 64 इंटू 3.37 10 रेज टू दी पावर -2, और ये हमें दे रहा है वैल्यू ऑफ 2.15 न्यूटन। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन दैट मून। अब याद रखने वाली बात यह है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये चेंज नहीं होगी, सारे कांस्टेंट्स ही पुट किए हैं। याद रखो ना 86,400 चेंज हो सकता है, ना आर की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट जो मास गिवन होगा उसके लिहाज से फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो जरूर चेंज हो सकती है। ठीक है जी, तो ये हो गया पूरा हमारा सेक्शन बी, जिसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो कंप्लीट हो गए। आई होप समझ में आ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन है तो उसे भी दूर करो, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, मुझसे पूछो, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।